गुड मॉर्निंग टू ऑल। राजनीतिक भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारा जो विषय जो चल रहा है उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो वैश्विक जो भू राजनीतिक विचारक थे उसमें हम स्पाइकमैन को लेंगे। जिस प्रकार से जो सी पावर की कॉन्सेप्ट को महान ने दिया, हृदय स्थल की संकल्पना मैकेंडर ने दी, ठीक उसी तरह से कोई भी जो राजनीतिक विचारक होता है, भू राजनीतिक विचारक होता है, वो समसामयिक घटनाओं से प्रभावित होकर अपने विचार प्रस्तुत करता है। साथ ही वह अपने राष्ट्र को एक वैश्विक शक्ति के रूप में भी देखना चाहता है। तो वो दृष्टिकोण स्पाइकमैन का भी रहा और तात्कालिक परिस्थितियों के अंदर जब इस तरह की स्थितियां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी कि नए जो राष्ट्र जो उभर के सामने आए एक शक्ति स्वरूप के रूप में, जब हमने मैकेंडर की बात की थी तो हमने ये भी कहा था तात्कालिक समय के अंदर जो नौसैनिक शक्ति थी उसका पतन हो रहा था और उसका जो उदाहरण था ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसका धीरे धीरे समाप्त होना और जर्मनी और जो यूरोपियन जो देश थे उनमें कुछ का औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से धीरे धीरे आगे बढ़ना रहा। उसी कड़ी के अंदर जो रूस था उसके एक इस भूसामरिक जो विचार मैकेंडर ने दिया, हृदय स्थल का जो अधिकांश क्षेत्र उसी के क्षेत्र में आता था, उसको पोषित करने के लिए रूस ने भी अपने क्षेत्र विस्तार को प्रोत्साहित किया, बढ़ाया। ये सब जब घटनाएं हुई, लेकिन जो मैकेंडर के जो विचार थे वो तात्कालिक जो परिस्थितियों के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर इस तरह की चीज़ें निकल के आई कि कहीं न कहीं उस धुरी क्षेत्र को, उस हृदय स्थल के क्षेत्र की जो स्वीकार्यता थी धीरे धीरे कम होने लगी। उनके जो आलोचक थे उसके अंदर जो स्पाइकमैन थे वो बहुत बड़े आलोचक थे हृदय स्थल की जो संकल्पना थी उसके, क्योंकि उनका ये मानना था जो हृदय स्थल है वो जलवायु दृष्टिकोण से या पहुंच के दृष्टिकोण से एक गम्य क्षेत्र नहीं है। जलवायु दृष्टिकोण से अनुकूल स्थितियां जो है विकास के लिए सहायक नहीं है। साथ ही इस क्षेत्र के अंदर जो संसाधनों का जो विकास कहें या संसाधनों की जो प्रचुरता थी तात्कालिक समय के संदर्भ में उतनी नहीं है कि ये एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हृदय स्थल के लिए जो विस्तारवादी जो दृष्टिकोण होना चाहिए उसके अंदर इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो सहायक न होकर बाधक रही है। और ये बात उन्होंने अपने जो विचार थे उसके अंदर स्पष्टता से प्रस्तुत किए और उन्होंने कहा कि क्योंकि हृदय स्थल के जो क्षेत्र है वो साइबेरियन क्षेत्र कह लीजिए, इसके जो दक्षिण के अंदर जो विभिन्न जो पर्वतमालाएं हैं, चाहे वो हिमालय हो या इसका जो नौसैनिक दृष्टिकोण से विकास के दृष्टिकोण से इसकी तटीय जो भूमिका होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए जो हृदय स्थल है वो एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित नहीं हो सकता। ये स्पाइकमैन जो थे वो जो हृदय स्थल की जो संकल्पना थी उससे प्रभावित थे। उसका इन्होंने बारीकी से विश्लेषण किया और उन्होंने ये कहा कि हृदय स्थल जो है वो भूसामरिक दृष्टिकोण से उतना शक्तिशाली नहीं हो सकता जितना महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो रीमलैंड है। रीमलैंड जो है उसको जो हृदय स्थल की जब संकल्पना मैकेंडर ने दी थी तो उन्होंने कहा था एक आंतरिक जो अर्धचंद्राकार जो क्षेत्र होता है जिसकी बात हमने यहाँ करेंगे, जिसको ये रीमलैंड हम कह रहे हैं, ये आपके हृदय स्थल की संकल्पना के अंदर आंतरिक अर्धचंद्राकार जो क्षेत्र था जो उसके अंदर इसको शामिल किया गया। और इसको जो स्पाइकमैन थे इन्होंने इस क्षेत्र को उपांत क्षेत्र कहा और उनका ये मानना था कि यह जो क्षेत्र होता है हृदय स्थल की तुलना में आने वाले समय के अंदर वैश्विक शक्ति का केंद्र रहेगा। और इसी अर्धचंद्राकार जो आंतरिक जो क्षेत्र था जिसको उन्होंने उपांत क्षेत्र भी कहा, इसी क्षेत्र को इन्होंने रीमलैंड के रूप में रिकॉग्नाइज किया और ये कहा कि वैश्विक शक्ति के दृष्टिकोण से जो रीमलैंड है वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस क्षेत्र को महत्व अमेरिका की जो वैदेशिक नीति है, विदेशिक नीति जो है उसके अंदर इसको महत्व दिया जाना चाहिए। और ये उनके द्वारा दिए गए विचारों को अमेरिकन जो राजनीतिक व्यवस्था थी उन्होंने स्वीकार भी तात्कालिक समय के अंदर किया। उसी का परिणाम है, जब मैं आपको मैकेंडर की बात की थी तो मैंने ये कहा था कि हृदय स्थल के विस्तार को रोकने के दृष्टिकोण से जो नाटो जो संगठन था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूरोप के जो पश्चिमी देश हैं और अमेरिका जो है उन्होंने एक संगठन बनाया और रूस की शक्ति के विस्तार को रोकने का एक प्रयास था।
या आप जो हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकन जो राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो वैदेशिक नीति को अपनाया गया, उसके अंदर रिमलैंड के महत्व को कितना स्वीकार किया गया है वो उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से स्पष्ट होता है। साथ ही रूस के द्वारा भी इस रिमलैंड का जो एरिया है इसके ऊपर विस्तार के दृष्टिकोण से उनके द्वारा की गई विभिन्न नीतियों या विभिन्न जो देश थे, जो राज्य थे, उनके साथ उनके किए गए स्थापित जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो भी रिमलैंड के महत्व को इंगित करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी स्लाइड्स के शुरू में से स्टार्ट करेंगे हम, जिससे कई चीज़ें हमारे समझ में आएंगी कि स्पाइकमैन ने जो पुस्तक जो लिखी अपने जो कॉन्सेप्ट को देने के लिए, जिसके अंदर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, वो पुस्तक थी द ज्योग्राफी ऑफ द पीस 1944 के अंदर। और हार्टलैंड के स्थान पर मैकेंडर द्वारा प्रस्तावित आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी को स्पाइकमैन द्वारा अधिक महत्व दिया गया। क्यों दिया गया? ये महत्वपूर्ण है कि रिमलैंड में ऐसी क्या चीजें हैं जिसके कारण स्पाइकमैन ने हार्टलैंड के कंपैरिजन में इस अर्धचंद्राकार जो आंतरिक जो क्षेत्र था, जिसको स्पाइकमैन उपांत क्षेत्र की संज्ञा देते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि वर्तमान में भी वैश्विक जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है इस रिमलैंड वाला जो एरिया है उसके अंदर ही देखने को मिलती है। अब ये जो रिमलैंड एरिया है उसकी बात हम जब कर रहे हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि विश्व जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन इसी के अंतर्गत शामिल है। भारत की स्थिति भी यहीं पे है। आपके जो यूरोपियन का जो अधिक जो जन आधिक्य जो क्षेत्र है वो भी इस रिमलैंड क्षेत्र के अंदर है। अब इस क्षेत्र का महत्व जनसंख्या अधिक होने से नहीं है, इसका महत्व इसलिए है कि आने वाले समय के अंदर एक जो जनसंख्या जो एक संसाधन के रूप में काम करती है, उस दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का जो महत्व है वो दृष्टिगत होता है। आज हम देख सकते हैं कि चाइना जो वैदेशिक जो भी उत्पाद जो तैयार किए जा रहे हैं उसमें जो लेबर का जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया जा रहा है वो इसी क्षेत्र के अंदर चीन के द्वारा कह लीजिए, या जो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जो होती है जो कि भारत के द्वारा विभिन्न जो डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोपियन हो चाहे यूरोपियन देश हो, उनके द्वारा की जाती है। तो यहाँ स्किल्ड लेबर की उपस्थिति, साथ ही जो लोअर जो लेबर होती है जिसके द्वारा भी या जो कार्य जो श्रमिक की उपलब्धता है इस क्षेत्र के महत्व को इंगित करती है। साथ ही जलवायु यहाँ विशेषताएं हैं। भारत की विशेषता देख लीजिए, यहाँ पे सभी तरह की जलवायु देखने को मिलती है। दक्षिण पूर्वी एशिया ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो कृषि उत्पाद के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा है, यानी कि कृषि संसाधन का जो केंद्र है वो भी इस रिमलैंड के अंदर ही आते हैं। खनिज संसाधनों की बात कर लीजिए, जितना भी विश्व का अधिकांश जो खनिज है, जो अरेबियन जो कंट्रीज हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ये सब रिमलैंड के पार्ट हैं। आप इन चीज़ों के कारण संसाधन, जनसंख्या, साथ ही इस क्षेत्र को नौगम्य की जो सुविधा उपलब्ध है जो इनके व्यापारिक दृष्टिकोण से इसके महत्व को बताती है। साथ ही विश्व व्यापार के जो केंद्र हैं या ये जो जलमार्ग का जो केंद्र है, चाहे वो स्वेज कैनाल को कह लीजिए या विभिन्न जो जलडमरू मध्य हैं, चाहे सुड्डा जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ये सब जलमार्गों के लिए एक स्थिति उपलब्ध करवाते हैं, जलमार्ग की सुविधा को बढ़ाते हैं। वो सब क्षेत्र जो है वो भी इस रिमलैंड के जो एरिया है उसी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ये क्षेत्र स्पाइकमैन ने जो आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी है इसके महत्व को स्वीकार किया और हृदय स्थल की तुलना में उनके अनुसार ये जो उपांत क्षेत्र है वो अधिक महत्वपूर्ण है। जनसंख्या, संसाधन, सामुद्रिक मार्गों का उपयोग। अब ये जो आंतरिक अर्धचंद्राकार जो वृत्त है या जो क्षेत्र है जिसको उन्होंने उपांत क्षेत्र कहा, रिमलैंड कहा, उसके अंदर यूरोपीय तटवर्ती जो जितने भी देश हैं वो उनको उन्होंने शामिल किया। मध्य पूर्व के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उनको भी इन्होंने शामिल किया और जो मानसूनी जो एशियाई क्षेत्र हैं उनको भी इन्होंने जो रिमलैंड जो है उसके अंदर स्वीकार किया। इनके हृदय स्थल को अस्वीकार करने का कारण ही यही था कि जो हृदय स्थल है इसकी जो भौगोलिक इस तरह की है कि यहाँ पर इनकी जो अन्य जो राष्ट्र हैं उनकी तरफ इनके व्यापारिक संबंधों के दृष्टिकोण से कह लीजिए ये उतने इसकी भौगोलिक स्थिति उनके अनुकूल नहीं है। साथ ही यहाँ की जलवायु, जैसे मैंने बात की, जलवायु कह लीजिए
यहाँ के अंदर जो संसाधन का अभाव कह लीजिए, या यहाँ की जो उच्चावचीय जो विभिन्नताएं हैं वो जो व्यापारिक अनुकूलता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, या अगर इनकी भू राजनीतिक जो प्रसार की बात की जाए उस दृष्टिकोण से यहाँ की जो भौगोलिक स्थलाकृतियाँ हैं वो अनुकूल नहीं है, इसलिए हार्टलैंड उतना महत्वपूर्ण नहीं है। केवल इस आधार पे कि उसको डिफेंस ऑफ डेप्थ की सुविधा प्राप्त है, कोई भी जो स्थान है या राष्ट्र है वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि वैश्विक जो शक्ति है वो केवल और केवल सेना के विस्तार से तय नहीं की जा सकती। उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके व्यापारिक जो संबंध, ये सब चीज़ें उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो उस इस दृष्टिकोण से हार्टलैंड जो एरिया है वो उतना अनुकूल नहीं है एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण से। लेकिन ड्रीमलैंड की इम्पोर्टेंस को स्पाइकमैन ने बार बार बताया और उन्होंने इसके महत्व के लिए संसाधन, जनसंख्या और मार्ग की जो अवधारणाएं दी वो भी यहाँ उन्होंने स्पष्ट की। अब हम अगर स्लाइड्स में देखें कि ये आलोचक थे, इन्होंने आलोचनाएं क्यों की, ये मैंने आपको बताया कि स्पाइकमैन ने बैंगटन के हृदय स्थल को पूर्णतः नकारा। यह असुरक्षित है, प्रतिकूल भौतिक जलवायु दशाओं का क्षेत्र है, ये दलदली है, कठोर शीत जलवायु, तो ये सब चीज़ें तीनों ओर से प्राकृतिक अवरोधों से नीचे हम हिमालय कह लीजिए, आपके उत्तर की तरफ जो ग्लेशियर्स हैं उनको कह लीजिए, तो ये सब चीज़ें विकास के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं होने के कारण जो हार्टलैंड है उसको वैश्विक शक्ति के रूप में स्पाइकमैन ने नकारा। लेकिन उनको ये वादा था कि जो अर्धचंद्राकार जो क्षेत्र है उसके लिए उन्होंने विभिन्न कारण भी आपको बताया अभी कि वो क्यों महत्वपूर्ण है। अब उन्होंने ये कहा कि प्रसार की जगह नहीं है, क्योंकि हृदय स्थल को क्यों अस्वीकार किया वो बातें फिर की जा रही है कि इसका एक्सपेंशन नहीं हो सकता, बाहर की तरफ विस्तार नहीं कर सकता, केवल एक जगह है पश्चिम की तरफ से खुला हुआ है तो वहाँ से भी आक्रमण किया जा सकता है। तो ये स्थितियाँ जो है हृदय स्थल के लिए अनुकूल नहीं है। अब रूस एक शक्तिशाली राष्ट्र हो सकता है, इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ मैंने एक बात पूर्व में भी कही कि स्पाइकमैन जब अपने विचार दे रहे थे तो कहीं न कहीं वो अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व को प्रोत्साहित करने की बात भी कर रहे थे। तो वो इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि रूस एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है यदि उसने अपना दक्षिण पूर्वी या पश्चिम विस्तार करता है, या तटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर जो राष्ट्र है उनके साथ उसके बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, तो वो इन क्षेत्रों के संसाधनों के ऊपर, चाहे वो खनिज संसाधन हो, मानवीय संसाधन हो, और यहाँ का जो सामुद्रिक जो मार्ग हैं उनके ऊपर वर्चस्व स्थापित कर सकता है। तो कहीं न कहीं स्पाइकमैन अपने विचारों में ये स्पष्ट करने की बात कर रहा है कि अमेरिका की जो वैदेशिक नीति है उसका पार्ट ये होना चाहिए कि वह जो रिमलैंड वाला जो एरिया है उसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करे। वो आधिपत्य जो स्थापित करना है वो चाहे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पे करे, वो संबंध चाहे विकास के आधार पे तय किए जाएं, या जो बायलैटरल रिलेशंस होती हैं वो उनके द्वारा की जाए, यहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके नवीन एक समूह का निर्माण करके। तो इस तरह के प्रयास अमेरिका ने किए भी, जैसे मैंने आपको नाटो का एग्जाम्पल दिया, फिर अफगानिस्तान के उसके संबंध कह लीजिए, अब पाकिस्तान के जो साथ उसके जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उस दृष्टिकोण से देख लीजिए, तो कहीं न कहीं वो स्पाइकमैन का विचारों का अनुसरण करते हुए उन्होंने अपनी जो वैश्विक जो राजनीति है उसका निर्धारण किया, और उस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाते हुए हृदय स्थल के स्थान पर जो रीमलैंड है वहाँ पर उन्होंने अमेरिका ने अपने वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। और यही बात हमने बार बार कही कि वो ये कहता भी है कि रूस के बढ़ते हुए शक्ति को रोकने के लिए अमेरिका को उपांग क्षेत्र या उपांत क्षेत्र है उसके साथ संबंधों को बेहतर करना चाहिए, जिससे कि वह भू राजनीतिक विचारों को एक सूत्र में प्रस्तुत कर सके। और उन्होंने मैकेंडर की जैसे ही अपना एक सूत्र दिया जो उपांग क्षेत्र पर नियंत्रण करेगा, यानी जो रीमलैंड पर नियंत्रण रखेगा वह विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा, और जो विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा वो विश्व के में प्रभुत्व स्थापित करेगा। ये बिल्कुल क्लियर है कि जो स्पाइकमैन के जो विचार थे वो ये थे कि रिमलैंड के ऊपर अमेरिका की जो विदेशिक नीति बिल्कुल केंद्रित होनी चाहिए, यहाँ के देशों के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर बनाया जाना चाहिए, चाहे वो द्विपक्षीय संबंध हो या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है नाटो के द्वारा किया जाना चाहिए, उनके साथ साथ इस क्षेत्र के ऊपर उसे अपना नियंत्रण स्थापित कर वैश्विक भू राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में आना चाहिए।
और यही प्रयास है कि उसने नाटो का किया। अब हिंद महासागर के अंदर डियो गार्सिया एक सैनिक हवाई अड्डा है जो कि उन्होंने ब्रिटेन से लीज पे लिया था अमेरिका ने, तो उसका ही परिणाम है। डियो गार्सिया जो हिंद महासागर के अंदर एक द्वीप है और यहाँ अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है, उस नौसैनिक अड्डे का जो उद्देश्य ही यह है कि वह इस ड्रीमलैंड वाले जो कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडिया हो या अब अरेबियन जो कंट्रीज है जिनके साथ उनके बेहतर संबंध नहीं है, उनके ऊपर अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए हिंद महासागर के अंदर नौसैनिक अड्डा स्थापित किया। अमेरिका और जापान के जो संबंध समय के साथ परिवर्तित हुए और इन संबंधों में इतनी प्रगाढ़ता आई कि अमेरिका ने वहां पर भी, जापान के अंदर भी अपने नौसैनिक अड्डे स्थापित किए हैं। तो वो कहीं न कहीं इस रिमलैंड के एरिया को अपने प्रभुत्व को स्थापित करना या उसकी जो विदेशिक नीति है इन रिमलैंड वाले जो देश हैं उसको प्रभावित करना, अपने प्रभुत्व को स्वीकार्यता को बढ़ाना, ये सब उसी दृष्टिकोण से किए गए प्रयास हैं। अमेरिका के द्वारा इराक के ऊपर किया गया आक्रमण या तत्कालिक आजकल भी जो इजराइल को एक तरफा उसकी सैनिक सहायता करना, तकनीकी सहायता करना और वैश्विक एक भू राजनीति का केंद्र स्थापित करना, ये इजराइल के में अपने प्रभाव को स्थापित कर इन पूरे अरेबियन जो कंट्रीज है उसके ऊपर अमेरिका अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता है। तो वो भी इस रिमलैंड की जो भू राजनीतिक जो अवधारणा थी उसमें अमेरिका के वर्चस्व को स्थापित करने के साथ साथ रूस के इस रिमलैंड वाले क्षेत्र के ऊपर विस्तार को रोकने का एक सकारात्मक प्रयास उसके दृष्टिकोण से किया गया है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि इस जो रिमलैंड वाला जो एरिया है उसके अंदर रूस के प्रभुत्व को स्थापित किया, रूस अपना स्थापित कर रहा है, अमेरिका अपने दृष्टिकोण से स्थापित कर रहा है और उसके कारण यह जो क्षेत्र है विश्व तनाव का केंद्र भी रहा है। भारत चाइना के युद्ध के देख लीजिए, भारत पाकिस्तान के युद्ध को देख लीजिए, और इन सब युद्ध के अंदर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तो इस दोनों युद्धों के अंदर, चाहे चाइना के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो, उसके अंदर अमेरिका और रूस की जो भूमिकाएं तत्कालिक समय के अंदर देखने को मिली वो कहीं न कहीं इस रिमलैंड के जो देशों की भू राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उसमें एक हस्तक्षेप करने की एक प्रक्रियाओं को इंगित करती है। ये बात हमने पहले भी कर ली कि जनसंख्या, पेट्रोलियम संसाधन, लोहा, धात्विक, अधात्विक, खनिज, समुद्री संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, इस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। उपांग क्षेत्र या रिमलैंड। शीत युद्ध काल के अंदर भी जो अमेरिका और रशिया के बीच में जो कोल्ड वार जो चल रहा था उस समय भारत पाकिस्तान, भारत चीन, खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के द्वारा जो की गई सैनिक कार्रवाइयां हैं, ये सब इस उपांत क्षेत्र या रिमलैंड की संवेदनशीलता को इंगित करता है, साथ ही भू राजनीतिक महत्व को भी बताता है। और वैश्वीकरण के दौर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य आधार आर्थिक स्थिति में उपांत क्षेत्र के देश महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, चाहे वो दक्षिण एशिया हो, दक्षिण पूर्वी एशिया हो, मिडिल ईस्ट एशिया हो, पूर्वी एशिया हो, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और आज वर्तमान के अंदर वैश्विक विकास के अंदर इन संसाधनों का, ऊर्जा संसाधनों का महत्व तेजी से बढ़ रहा है और इन जिसके पास जितने ज़्यादा ऊर्जा संसाधनों के ऊपर अधिकार होगा वो देश उतना ही विकास की प्रक्रिया के अंदर तेजी से आगे बढ़ेगा। और इन संसाधनों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए स्पाइकमैन ने जो ये विचार दिए वो अमेरिका की विदेशी नीति का जो हिस्सा है वर्तमान में भी बना हुआ है। या आप ये कहें कि जो अलकायदा या विभिन्न जो ICI जो विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवादी जो संगठन है उसके प्रोत्साहन करने के अंदर रूस और अमेरिका दोनों का योगदान रहा और इस रिमलैंड या उपांत क्षेत्र की भू राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करने का एक टूल के रूप में इन आतंकवादियों ने काम किया। वर्तमान के अंदर भी यह स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। अभी अगर वर्तमान की हम बात करें कि जिस तरह से भारत और चाइना के जो रिलेशंस खराब हो रहे हैं और उसके अंदर अमेरिका की
जो भूमिका निकल के आ रही है या बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत और अमेरिका के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक प्रगाढ़ता की स्थिति देखने को मिल रही है, तो मेरे दृष्टिकोण से हो सकता है कि कहीं न कहीं अमेरिका जो स्पाइकमैन की अवधारणा को लेकर चल रहा है वो इस रिमलैंड या उपांत क्षेत्र के अंदर अपनी भूमिका को बढ़ाने का एक सार्थक प्रयास है, जिससे कि इस क्षेत्र के अंदर या वर्तमान समय के अंदर जो रूस के बाद आज वर्तमान के अंदर चीन एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है और वो वैश्विक शक्ति एक उपांत क्षेत्र या रिमलैंड के अंतर्गत शामिल की जाती है, तो उसके प्रभाव को सीमित करने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ जो संबंध है उनको बेहतर बनाया है। साथ ही जापान के साथ उसके संबंध पहले से बेहतर हैं, पाकिस्तान के साथ उसके संबंध पहले से बेहतर हैं। तो इन जो पैसिफिक ओशियन के जो विभिन्न द्वीपों कह लीजिए उनके साथ भी अमेरिका के जो संबंधों में जो प्रगाढ़ता आई है वो चीन के वर्चस्व को सीमित करने का एक प्रयास है। साथ ही अमेरिका जिन जो मिडिल ईस्ट एशिया या पूर्वी जो यूरोपियन जो देश हैं या तटवर्ती जो यूरोपियन देश है उनके साथ बेहतर संबंध स्थापित कर रूस के विस्तारवाद को रोकने के लिए किए गए प्रयास हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उपांत क्षेत्र है या जो रिमलैंड वाला जो क्षेत्र है वो भू राजनीतिक दृष्टिकोण से एक मुख्य क्षेत्र के रूप में उभर के आया और वर्तमान में भी ये जो रिमलैंड वाला जो क्षेत्र है विश्व भू राजनीति का केंद्र के रूप में बना हुआ है। तो ये स्पाइकमैन की जो रिमलैंड की जो अवधारणा थी उसको स्वीकार करने के लिए हमें प्रेरित करता है, साथ ही उसके द्वारा दिए गए जो विचार थे उसकी वर्तमान में जो प्रासंगिकता है उसको भी इंगित करता है। लेकिन इसकी भी कुछ आलोचनाएं हैं कि हर जगह से या हर तरीके से क्या स्पाइकमैन ने जो रिमलैंड की या उपांत क्षेत्र की बात की वो हृदय स्थल से ज़्यादा शक्तिशाली है या नहीं है। अगर इसका विश्लेषण हम करें तो हम ये देखते हैं कि जहाँ हृदय स्थल की हम बात करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसको डिफेंस ऑफ डेप्थ या गहराई की जो सुरक्षा थी वो प्रदान है। वहीं जो रिमलैंड वाला जो एरिया है वो सामुद्रिक शक्ति के लिए भी गम्य है, साथ ही जो स्थलीय जो शक्तियां हैं उन दोनों के लिए गम्य है। यानी इसके ऊपर दोहरा जो प्रहार है वो किया जा सकता है स्थलीय और नौसैनिक दोनों शक्तियों के द्वारा। साथ ही इसको एक विश्व भू राजनीति का केंद्र इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कहीं न कहीं जो पूर्व की जो शीत युद्ध काल के अंदर जो एक यूएसएसआर और अमेरिका एक वैश्विक शक्ति के रूप में आए थे, तो उन दोनों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र हमेशा ही एक तनाव का, एक राजनीतिक अस्थिरता का क्षेत्र बना रहेगा। तो यह क्षेत्र भले ही अन्य वैश्विक शक्तियों के लिए एक केंद्र हो सकता है, लेकिन स्वयं ये केंद्र एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर सामने नहीं आ सकता। साथ ही इसका जो दायरा है रिमलैंड, जब हमने कहा पश्चिम जो यूरोपियन तटवर्ती क्षेत्र, मिडिल ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, यहाँ की जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ का जो सांस्कृतिक जो स्वरूप है, यहाँ का जो भौगोलिक या जलवायु जो विभिन्नताएं हैं, वो सब में इतना बड़ा वेरिएशन है कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना ये एक असंभव सी प्रक्रिया है। क्योंकि ये तो स्वयं इस रिमलैंड के जो क्षेत्र हैं उनके अंदर ही इतने पारस्परिक जो तनाव है वो देखने को मिलते हैं। नॉर्थ साउथ कोरिया को देख लीजिए, भारत चाइना को देख लीजिए, भारत पाकिस्तान को देख लीजिए, आपके इजराइल और इजराइल के जो समीप वाले जो देश हैं जिनके अंदर जो तनाव की स्थितियां हमेशा बनी रहती है, तो उन क्षेत्रों को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार करना या उभर कर आना, इन किन तर्कों के आधार पर हम स्वीकार कर सकते हैं? इतनी विभिन्नताएं, इतनी राजनीतिक विभिन्नताएं, विकास के दृष्टिकोण से जितना असमानताएं इस रिमलैंड के अंदर देखने को मिलती है, वैश्विक स्तर पर कहीं गरीब से गरीब देश भी रिमलैंड के अंदर शामिल है और प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से जो समृद्ध जो देश है वो भी इस रिमलैंड के अंदर शामिल है। तो इनको एक वैश्विक रूप में संगठित करना या एक वैश्विक शक्ति के रूप में संगठित होना एक संभव सी बात नहीं लगती है। इसलिए स्पाइकमैन का ये कहना कि हृदय स्थल की तुलना में ये ज़्यादा शक्तिशाली होगा, ये प्रासंगिक नहीं है। लेकिन हाँ, संसाधन, जनसंख्या उस दृष्टिकोण से या नौगम्य मार्गों पर अधिकार के दृष्टिकोण से इसके पास जो विकास है, व्यापार है,
संसाधन है, उस दृष्टिकोण से ये क्षेत्र निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अपनी वैश्विक राजनीति में निभाता है। लेकिन ये स्वयं एक वैश्विक राजनीति के रूप में स्थापित हो पाएगा, ये कहीं भी हमें दिखता हुआ प्रतीत नहीं होता। हाँ, लेकिन ये संसाधन, ये यहाँ पर उपलब्ध जो जनसंख्या जो एक स्किल्ड लेबर के रूप में हो सकती है, ये विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तनाव का केंद्र जरूर रहा है और बन भी रहा है। चाहे अमेरिकन, अफ्रीका, जो अरेबियन जो कंट्रीज हैं उसके अंदर अमेरिका या रूस का जो बढ़ता हुआ हस्तक्षेप है वो यहाँ राजनीतिक अस्थिरता को प्रोत्साहित कर रहा है, न कि राजनीतिक स्थिरता को। तो इन सब दृष्टिकोण से हमें विश्लेषण करना पड़ेगा और वर्तमान समय के अंदर हम ये स्वीकार करें कि वैश्विक भू राजनीति की जो अवधारणाएं हैं, क्यों वो उसको अब स्वीकार किया जाएगा, उस तरह से अब नहीं हो सकता। अब एक सामूहिक शक्ति के रूप में भले ही कोई एक राज्यों का समूह जो है वो स्थापित हो जाए, लेकिन उसके लिए विभिन्न राज्यों की या राष्ट्रों की अपनी एक संप्रभु सरकार होती है, उसकी अपनी एक संप्रभु वैदेशिक नीति होती है। तो उनके द्वारा उस क्षेत्र के विस्तार की जो प्रक्रियाएं हैं वो निर्धारित होती हैं। इसलिए रिमलैंड की अवधारणा को स्पाइकमैन के दृष्टिकोण से पूर्णतः स्वीकार करना वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है, लेकिन ये संसाधनों के दृष्टिकोण से आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है और विश्व भू राजनीति के केंद्र के रूप में अभी भी बना हुआ है। और ये आज वर्तमान में चाहे चीन अमेरिका को ले लीजिए, भारत अमेरिका को ले लीजिए, चीन और रशिया के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनको ले लीजिए, या जो मैंने कहा मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है उसके अंदर अमेरिका और रशिया का जो राजनीतिक जो हस्तक्षेप है वो इस क्षेत्र के महत्व को बताता है कि और आने वाले समय के अंदर ये क्षेत्र भू राजनीति के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद।